हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक, तो आज पढ़ेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हम भोजन खाते हैं या जो भी आहार लेते हैं उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो पोषक तत्वों के द्वारा ही प्राप्त होती है। ओके, तो आइए जानते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व जो है भोजन में अनेक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं और शरीर को स्वस्थ को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। वही क्या होते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इसमें दिया गया है भोजन में अनेक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा, शरीर को उष्णता एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक है। यानी कि शरीर में जो गर्मी होती है उसको बनाए रखने के लिए और उसके ताप को नियंत्रित रखने के लिए भी पोषक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जितनी शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में चाहिए, ना कि उससे कम ना उससे ज़्यादा। पोषक तत्व जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए और खनिज लवण हो गए। ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। कुछ जो है सूक्ष्म होते हैं, मतलब कि जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और कुछ स्थूल होते हैं जिनकी मात्रा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है। इसमें कुछ सूक्ष्म हैं और कुछ स्थूल हैं। तो जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये जो हैं क्या है? स्थूल हैं। इनकी मात्रा जो है ग्राम में हमें आवश्यकता होती है। ओके, पोषक तत्व को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स और विटामिन और जल। जल में जो है कोई पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहता है, फिर भी इनको पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही प्रोटीन से भी हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और वसा से हमें जो है 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 कैलोरी। जल में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहता है, परंतु यह शरीर की सभी क्रियाओं को करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसलिए जल को भी पोषक तत्वों के रूप में सम्मिलित किया गया है। ओके, अब है डायटेटिक्स। इसको पथ्यापथ भी कहते हैं। डायटेटिक्स क्या है? जो डायटेशियन होते हैं वो रोगों के आहार नियोजन का कार्य करते हैं। इसमें लिखा गया, इसके अंतर्गत साधारण स्वास्थ्य तथा रोगी व्यक्तियों के लिए आहार नियोजन करना। चाहे व्यक्ति स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, साधारण कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए आहार नियोजन का कार्य डायटेटिक्स करता है। व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखते हुए भोजन का चुनाव, संग्रह, तैयारी, परोसने की कला आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, अब आता है पाचन। पाचन क्या है? पाचन जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसको तोड़ करके सरल रूप में परिवर्तित करना। पाचन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, पाचन में पहुंचकर विभिन्न पाचन अंगों के द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप टूटकर अपने सबसे सरलतम रूप में बदल जाता है। साथ ही इसका कुछ हिस्सा जो है व्यर्थ एवं निरुपयोगी पदार्थ के रूप में बदलकर उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। जो पाचन होता है भोजन का, उसमें कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अवशिष्ट होते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता। वो क्या होते हैं? शरीर जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं।
समस्त प्रकार के कार्बोज वसा प्रोटीन पाचन के बाद अपने सूक्ष्म रूप में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कार्बोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज में। उसी प्रकार प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में टूटता है। किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में। और इसके बाद है पाचन को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। पाचन वह रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने सबसे सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब आता है अवशोषण। पाचन तो हो गया, लेकिन जो उससे पोषक तत्व निकले उसका अवशोषण कैसे होता है, वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचते हैं। तो अवशोषण जो है, अवशोषण की क्रिया अमाशय तथा छोटी आंत में होती है। कुछ भोज्य तत्वों का अवशोषण अमाशय से हो जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। ओके, यहाँ पर सभी पौष्टिक तत्वों का अवशोषण होता है। रक्त नलिकाएं अवशोषित भोजन को शरीर के सभी अंगों, ऊतकों एवं कोषों में भोजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। भोजन तो पहुंचता नहीं, मतलब ये जो उससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो रक्त नलिकाएं जो हैं रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ओके, चयापचय क्या है? भोजन में पाचन एवं अवशोषण के पश्चात होने वाली प्रक्रिया को चयापचय कहते हैं। चयापचय के दौरान भोज्य तत्वों के टूटने के साथ साथ नए पदार्थों का भी निर्माण होता है। और जो चयापचय प्रक्रिया है ये दो प्रक्रियाओं को मिला करके बनता है। एक होता है अपचय और दूसरा होता है उपचय। इस प्रकार चयापचय को परिभाषित किया जा सकता है शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से चयापचय कहते हैं। ठीक, अब है चयापचय के दौरान दो प्रक्रियाएं होती हैं। चयापचय के दौरान जैसा कि मैंने बताया अपचय और उपचय। चयापचय के दौरान दो क्रियाएं होती हैं। भोज्य पदार्थ के टूटने और विभक्त होने की क्रिया, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है, क्या कहलाता है? अपचय कहलाता है। और उपचय क्या है? शरीर में निर्माणकारी क्रियाओं जैसे मांसपेशीय तंतु का निर्माण, रक्त का बनना, ग्लाइकोजन का निर्माण आदि आते हैं। नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को उपचय कहते हैं। जब नए तंतुओं का निर्माण होता है वहां पे क्या होता है? उपचय होता है। इसी प्रकार चयापचय बराबर अपचय प्लस उपचय, यानी कि अपचय और उपचय को मिला करके क्या होता है? चयापचय होता है। ओके, शरीर में उपयुक्त दोनों क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। शरीर वृद्धि के समय उपचय निर्माणकारी क्रियाएं अधिक होती हैं। जैसे शरीर वृद्धि, जब बच्चा होता है तो उसके शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? उपचय होता है। और जब वही वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो वहाँ पे उपचय की क्रिया कम होकर के अपचय अधिक होता है। तथा टूट फूट के समय अपचय अधिक होता है, परंतु युवावस्था में इन दोनों क्रियाओं में संतुलन बना रहता है। बाल्यावस्था में उपचय क्रिया सबसे अधिक तथा वृद्धावस्था में सबसे कम होती है। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।